Hello all my dear students, good morning and welcome back to my class again. Hope you all are fine. आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, बिकॉज लास्ट क्लास तक हम सभी ये जान चुके हैं कि किस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह डिस्कवर हुए और ये सभी एटम के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स एटम का एक छोटा सा रफ स्ट्रक्चर जो है वो भी हम सब ने देख लिया है। साथ ही साथ में एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, किस तरह से इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है, आइसोटोप्स वगैरह, आइसोबार्स वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। और अब जाके जो एक नया प्रॉब्लम बेसिकली क्रिएट हुआ साइंटिस्ट के सामने, वो ये था कि एटम आखिर किस टाइप का दिखता है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है। समझ में आई बात? लास्ट क्लास में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था एटम का, मीन्स हमने देखा था कि एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और बचता है फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी थी। एक्चुअली ये दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हुआ, इसकी आवाज़ थी। तो आगे अब आज हम लोग को देखिए इस बारे में डिस्कस करना है ना कि एटम दिखता कैसा है। इस चीज़ पे जो रिसर्च हुई वो किन किन साइंटिस्ट ने की, किस किस टाइप की रिसर्च थी, कितने कितने टाइप्स की, सारी चीज़ें चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी और पेन अपने लेके एकदम तैयार हो जाना है। एक एक सारी चीज़ें जो मैं बताते जाऊंगा वो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ देखिए जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया था ना वो दिया था थॉमसन ने। ठीक है, सबसे पहले एटम कैसा दिखता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की थी वो किसने की थी, थॉमसन ने। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। चलिए देखते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो थॉमसन ने देखिए क्या बोला कि एटम जो होता है ना इसे आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन हम एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मान सकते हैं जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे के पूरे गोले यानी स्फीयर के ऊपर एक जैसे ही एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर, ना कहीं पर कम ना कहीं पर ज़्यादा, एकदम हर जगह पर एक जैसा। जैसे लगे कि आपने इस गोले को पेंट कर दिया है, तो अगर पेंट करेंगे तो हर जगह पर एक जैसा यूनिफॉर्मली। ठीक उसी तरह थॉमसन ने बोला कि एटम जो है उसे आप एक ऐसा गोला यानी स्फीयर मान सकते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, फैला हुआ है हर जगह पर एक जैसा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे बीच बीच में धंसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर बीच बीच में कुछ इस तरह से धंसे हुए हैं। समझ में आ गई बात? ये किसका मानना था? ये थॉमसन का मानना था। उन्होंने एटम की शक्ल कुछ इसी तरह से बताई। समझ में आ गई बात? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अच्छा उससे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं ये क्या है हमारा, ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे इस स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये जो आपको डॉटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये है मेरे इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात? तो इसे तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये मानना था थॉमसन का। थॉमसन ने ये अपना एटम का एक छोटा सा हमें स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि एटम कुछ इस टाइप का आपका दिखता होगा। इसका कंपैरिजन उन्होंने किया वाटरमेलन से। मतलब उन्होंने बोला कि जिस तरह से अगर हम एक तरबूज की बात करें तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, लाल वाला हिस्सा जो होता है आपके तरबूज का, वो पूरे के पूरे तरबूज के ऊपर देखिए एकदम एक जैसा बिखरा होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है ना पूरे के पूरे वाटरमेलन पे उसका ये जो रेड पोर्शन होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस रेड वाले हिस्से को क्या मान लीजिए,
पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, तो ठीक जैसे ये लाल हिस्सा जो है तरबूज का, ये पूरे के पूरे तरबूज पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, पूरे के पूरे तरबूज पर एक जैसे बिखरा हुआ है, वैसे ही जो एटम है उसके ऊपर उसका पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यानी एक जैसे ही बिखरा हुआ है। और जिस तरह से तरबूज के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके बीज धंसे होते हैं, तरबूज में उसके जो काले बीज होते हैं जो धंसे होते हैं कई कई जगह पर, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर धंसे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये कंपैरिजन किया उन्होंने अपने मॉडल का, किससे? वाटरमेलन से। तो इसी वजह से हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को जो है वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल या फिर क्रिसमस केक मॉडल जैसे भी कई नाम से जानते हैं। अब क्रिसमस केक मॉडल क्यों? जैसे क्रिसमस का जो केक होता है तो जितना ब्रेड क्रीम वाला हिस्सा है उसे आप क्या मान लीजिए? पॉजिटिव, और उसके ऊपर जो भी टॉपिंग्स वगैरह हैं ड्राई फ्रूट्स की उन्हें आप क्या मान लीजिए? इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हो गया ना प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल। तो आप ये भी याद रखिएगा कि थॉमसन्स मॉडल को हम लोग क्रिसमस केक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। कोई भी नाम इसमें से दे सकता है आपको थॉमसन मॉडल के लिए और कंफ्यूज कर सकता है, तो एकदम आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डाउट अब यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गई बात? ये मानना किसका था? थॉमसन का। लेकिन देखिए थॉमसन थे तो हालांकि टैलेंटेड साइंटिस्ट, लेकिन इस समय पता नहीं मॉडल देते टाइम इनके दिमाग को क्या हो गया था। मॉडल में उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं दिया था अपने मॉडल के अंदर। मतलब मैं आपको ओवरऑल अब बताने ये जा रहा हूँ कि थॉमसन मॉडल क्यों जाके फेल हो गया, थॉमसन मॉडल क्या होता है ये तो आप सबने समझ लिया। लेकिन ये मॉडल आज हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज हम जानते हैं कि एटम बिल्कुल भी इस टाइप का नहीं दिखता है या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जाहिर बात है ये मॉडल फेल हुआ होगा। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये मॉडल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर एकदम स्टैंड नहीं कर पाया, जरा सा भी खरा नहीं उतरा एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। क्योंकि जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स दिए थे थॉमसन ने, ये सारे के सारे कैसे थे? हाइपोथेटिकल एकदम, मतलब मन में जो आया, अपनी तरफ से जो इच्छा थी वो उन्होंने व्यक्त कर दी, कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो ये अगर आप ड्रॉबैक्स यहाँ से लिखना चाहें थॉमसन मॉडल के, तो कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला तो मॉडल कि ये पहला ड्रॉबैक देखिए, पहला ड्रॉबैक ये कि ये मॉडल एकदम हाइपोथेटिकल था। हाइपोथेटिकल का मतलब जो मनगढ़ंत तो एकदम फैंटेसी, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, कपोल कल्पना। समझ में आ गई बात? हाइपोथेटिकल। दूसरी कमी क्या थी इसकी कि ये एक स्टैटिक मॉडल था। बात आई समझ में? ये मॉडल कैसा था? स्टैटिक मॉडल था। स्टैटिक मॉडल मतलब स्टेशनरी मॉडल, रुका हुआ, इसमें मूवमेंट वगैरह का कोई भी बात नहीं की गई थी। क्योंकि आज हम जानते हैं कि मॉडल्स जो भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, लेकिन इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट वगैरह के बारे में कोई बात की गई है? बिल्कुल नहीं की गई है। तो स्टैटिक मॉडल होना ये भी इसके फेलियर का एक कारण था। समझ में आ गई बात? और तीसरा कारण देखिए, अगर आप लोग और जानना चाहें कि थॉमसन मॉडल के फेल होने का तीसरा रीज़न क्या है, तो ये है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कांट बी एक्सप्लेन्ड, ये है इस मॉडल का तीसरा ड्रॉबैक। एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल बिल्कुल भी नहीं बता पाया कि क्यों एटम इतना स्टेबल है। समझ में आई बात? तो ये कुछ मैंने आपको ड्रॉबैक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिए थॉमसन मॉडल के। क्या होता है थॉमसन मॉडल, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर क्रिसमस केक मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल, कई सारे नाम से आप इसे जानते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में बता दी, और करना क्या है आपको? इसे याद रखना है। अब चलिए देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बेसिकली हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन उठेंगे ना, उससे इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे। और इस टॉपिक का नाम क्या है? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। समझ में आ गई बात? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो दिया था एटम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग नोट करते हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने, एक बात तो मैं आपको बता दूं, अपना मॉडल क्यों दिया। तो देखिए बेसिकली ये करना क्या चाहते थे,
ये थॉमसन्स मॉडल को चेक करना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे कि क्या थॉमसन्स मॉडल एक्सपेरिमेंटल स्केल के ऊपर टिका रह पाता है या फिर नहीं। एक्सपेरिमेंट प्रूविंग ये करना चाहते थे थॉमसन मॉडल की, और इसीलिए इन्होंने जो है एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें से जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था इनका वो कौन था, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल्स बताता हूँ। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हालांकि 9th क्लासेस में आप अपनी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कोई डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं दिया जाता, बिकॉज आप छोटे होते हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा अभी आपके समझ में आने लायक नहीं होती हैं, आपका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ इतना डिटेल नहीं पढ़ाते। बट यहाँ पर मैं आपको एकदम फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो देखिए, पर्पस की अगर हम बात करें कि ये जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड जो कर रहे थे, इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस था इसका टू टेस्ट थॉमसन्स मॉडल। समझ में आई बात। अब देखिए, जो अभी मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स लिख के दिखाए थे थॉमसन्स मॉडल के, आखिर किसी न किसी ने तो उस मॉडल को टेस्ट किया होगा ना, तभी तो पता चला होगा कि हाँ भाई ये मॉडल सही नहीं है। तो वो टेस्टिंग का काम किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो टू टेस्ट थॉमसन्स मॉडल, इसी थॉमसन मॉडल को टेस्ट करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। समझ में आ गई बात। अच्छा, एक्सपेरिमेंट का ना जरा मैं आपको यहाँ पे सेटअप बना के दिखा देता हूँ कि रदरफोर्ड ने जो ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसका सेटअप कैसा था। तो इन्होंने देखिए क्या किया था, एक ऐसा चैम्बर लिया इन्होंने, ऐसा क्यूबिकल चैम्बर, ये, और यहाँ पे उसमें क्या बना दिया इन्होंने, होल, और इसके अंदर ना कोई रख दिया रेडियो एक्टिव मटेरियल। समझ में आ गई बात। जैसे हम कोई रेडियो एक्टिव कॉमन मटेरियल जैसे रेडियम मान लेते हैं, तो इन्होंने इसके अंदर क्या रख दिया, रेडियम रख दिया। और रेडियम इन्होंने क्यों रखा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। ठीक, यहाँ पे इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या निकले, अल्फ़ा पार्टिकल्स। और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को सही पॉइंट पे ट्रिगर करने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, यहाँ पे एक लेड स्लिट लगा दी। समझ में आ गई बात। ये लेड की स्लिट, इसके बीच में ऐसे छोटा सा छेद बना के। अब देखिए, इस लेड स्लिट का काम क्या था, ये आपकी लेड स्लिट है, लेड की बनी हुई छोटी सी दीवार जिसमें बीच में एक छेद है, और ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव चैम्बर। देखिए, एक एक पॉइंट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट का, तो ध्यान से आप सारी चीज़ें देखिएगा। रेडियो एक्टिव चैम्बर के अंदर रख दिया रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे हमें क्या मिले, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजरे इस लेड स्लिट से होते हुए, क्यों गुजरे अभी ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं जस्ट अभी सेटअप दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल आगे गए, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक साइड में ऐसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पूरी लगा रखी थी। एक ऐसा ग्लास रिटॉर्ट था उनके पास में, जिसके ऊपर यहाँ पे पूरी वॉल पे उन्होंने क्या कर रखा था, जिंक सल्फाइड के मटेरियल की कोटिंग कर रखी थी अंदर से। यहाँ पर ये क्या है आपका, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। समझ में आई बात। अब ये क्यों, ये कोटिंग क्या करती, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और इसके बीच में इन्होंने क्या कर रखा था, एक ऐसी थिन गोल्ड फॉइल, पतली सी एक यहाँ पर इन्होंने गोल्ड फॉइल यहाँ पर यूज़ कर रखी थी, एकदम बहुत पतली। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि लगभग ये कुछ ही मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी पतली थी। समझ में आ गई बात। मतलब लेस देन 1 mm, 1 mm से भी बहुत छोटी ये गोल्ड की फॉइल थी, इतनी ज़्यादा पतली। अब नेमिंग कर देते हैं हम कि ये क्या है हमारे लिए, गोल्ड फॉइल। समझ में आ गई बात। अब ये देखिए पूरा मैकेनिज्म अब मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ रदरफोर्ड का। जो भी ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ये जो अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें करना क्या, बेसिकली हमें रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव चैम्बर के अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा। ठीक, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, तो देखिए कुछ एलिमेंट्स जो नेचर में पाए जाते हैं उनका न्यूक्लियस बहुत ही हैवी होता है। अब होता क्या, हैवी न्यूक्लियस के चक्कर में ये झेल नहीं पाते एटम्स हैवी न्यूक्लियस को, तो अपने न्यूक्लियस को ये ब्रेक कराते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने न्यूक्लियस का ही ब्रेक डाउन कराते रहते हैं। और न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन जब ये कराते हैं ना, तो न्यूक्लियस से इनके अल्फ़ा,
बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज निकलती हैं। समझ में आई बात? अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकलेगा तभी हल्का होगा। अगर आपके कंधे पे एक भारी सा बोझा है तो उसके अंदर से अगर आप कुछ खाली करेंगे तभी तो हल्का होगा ना। तो ठीक ये जो एलिमेंट्स होते हैं अपने न्यूक्लियस को हल्का करने के लिए अपने अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गामा इन पार्टिकल्स का एमिशन करते रहते हैं। ठीक, तो यहीं पर से देखिए ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये लेड स्लिट का मैंने बोला था ना आपको वर्क समझाऊंगा। इस लेड स्लिट का वर्क ये है ना कि ये बीटा और गामा पार्टिकल्स को यहाँ आगे जाने से रोकती है, एब्जॉर्ब करने से रोकती है, क्योंकि हमें काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? अल्फ़ा पार्टिकल का। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और क्लिक करेगा कि यार मुझे सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल का ही क्यों काम है? समझ में आ गई ना बात? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिलेगा जब अभी मैं आपको आगे पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। अभी बस आप सिर्फ इतना समझिए कि इस लेड स्लिट ने क्या किया, बीटा और गामा रेस को रोक दिया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आगे जाने के लिए कौन मिल रहा है? अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक, ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ आगे जाके टकराएगा इस गोल्ड फॉइल से। समझ में आई बात? और जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकरा जाएगा तब अब जाके मेरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शुरू होता है। समझ में आई बात? असली खेल अब मुझे यहाँ से देखना है कि क्या हुआ। तो इस पूरे के पूरे ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इसका जो पर्पस था वो क्या था कि थॉमसन्स मॉडल की हम टेस्टिंग करें कि थॉमसन्स मॉडल अपने एक्सपेरिमेंटल स्केल पे करेक्ट आता है कि नहीं आता है। और देखिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे रदरफोर्ड के वो क्या क्या थे? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मतलब हर साइंटिस्ट की अपनी देखिए कुछ एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। जैसे आप ही कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट को मारिए गोली, सपोज कर लीजिए आप जो है कुछ भी नई कोई डिश बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं, कुछ नई डिश कुक करने जा रहे हैं, तो आपके मन में ये होता है ना कि हाँ जब ये डिश बन जाएगी तो कुछ इस टाइप की दिखेगी, इसका टेस्ट ऐसा होगा। आप अपनी ज़बान पे उसका टेस्ट भी फील कर लेते हैं, हालांकि कई सारी चीज़ें। तो ठीक रदरफोर्ड भी ऐसा समझिए जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस देखिए उनकी क्या क्या थी, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको समझा के बता देता हूँ। थॉमसन मॉडल में थॉमसन ने ये कहा कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें कुछ रैंडम प्लेसेस पर धंसे हुए हैं। बात आई समझ में? मतलब अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो पूरा का पूरा एटम है वो मास से कवर्ड है, मास से कवर्ड है, पॉजिटिव मास से, मीन्स उसमें जो खाली जगह वगैरह है वो बहुत ही कम है या लगभग ना के बराबर है। तो देखिए रदरफोर्ड जी ने सोचा कि अगर थॉमसन की बात सही है, अगर थॉमसन की बात सही है तो जो मैं ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से भेज रहा हूँ, ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4, यानी ओवरऑल इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। रदरफोर्ड ने ये सोचा कि अगर थॉमसन मॉडल करेक्ट है तो जब मैं इस अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से भेजूँगा और ये इस गोल्ड फॉइल के अंदर प्रेजेंट एटम से टकराएगा तो पॉजिटिव होने की वजह से देखिए ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से आगे नहीं जा पाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से होके आगे गुजर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एटम के ऊपर भी है देखिए कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अब सोचिए अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आ रहा होगा तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भेज देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बताइए ये अल्फ़ा पार्टिकल मान लीजिए ऐसे 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 आ रहा है और इसके सामने जब ये पूरा पॉजिटिव पार्ट पड़ जाएगा जैसा कि थॉमसन ने बताया, तो क्या ये अल्फ़ा पार्टिकल आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। या फिर अगर बढ़ भी पाया तो बहुत अल्फ़ा पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आ गई ना बात आपको? तो ये रदरफोर्ड्स की एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ इसी टाइप का जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिलेगा जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूँगा। समझ में आ गई बात? लेकिन अब देखिए हुआ क्या, एक्चुअल में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया जब उनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। मतलब अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन जो था ना वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हटके था। मतलब वही वाला गाना कि सोचा था क्या और क्या हो गया। अब देखिए जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, पूरा सेटअप लगाया, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, तो हुआ ये कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से ट्रिगर हुआ, यहाँ लेड स्लिट से होते हुए आगे बढ़ा और जब गोल्ड फॉइल से ये गुजरा तब देखिए
अब ये अल्फ़ा पार्टिकल तो इनविजिबल होता है, मुझे दिखता तो है नहीं, कि रदरफोर्ड को कैसे पता चला होगा कि यहाँ से आगे गुजर पाया कि नहीं गुजर पाया, या ज़्यादा गुजर पाया अल्फ़ा पार्टिकल या कम गुजर पाए। तो ये पता चला होगा उन्हें, ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ आपको दिख रही किनारे किनारे, इसकी हेल्प से। देखिए ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये हमें रे की लोकेशन का स्पॉट बना के देती है। मतलब अगर इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर कोई किरण, कोई रे कहीं पे टकराएगी ना, तो उस जगह पे मुझे एक धब्बा बिंदु दिखाई पड़ेगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि यहीं पे टकराया है आके। समझ में आई बात? तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्ट्रीम देखिए यहाँ से पास हुई, तो रदरफोर्ड ने देखा कि अरे यार ये इस रीजन में, मतलब ये जो मिडल रीजन था ना स्क्रीन का, उस पर इनको बहुत सारे स्पॉट्स मिले कई जगह पे। अरे एकदम इनका दिल तो जो है एकदम खुश हो गया, अरे ये तो सारे अल्फ़ा पार्टिकल मतलब यहाँ से गुजर जा रहे हैं। यहाँ स्पॉट बनने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से भी आगे बढ़ जा रहे हैं। समझ में आई बात? कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इनको यहाँ पे भी मिले, कुछ यहाँ पे इनको लोकेशंस मिली, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की लोकेशन यहाँ तक कि इन पॉइंट्स पर भी मिली, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाए हैं। तो देखिए ओवरऑल अब जो ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन था ना, ये रदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो सोचा था कि बहुत कम इक्का दुक्का अल्फ़ा पार्टिकल होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व इन्होंने क्या किया कि बहुत ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को पार करके यहाँ आगे पहुँच गए। तो अब रदरफोर्ड ने ना इस चीज़ को देखिए एक्सप्लेन कैसे किया, मतलब उनके फाइनली जो एक्सप्लेनेशन थी वो क्या थी। तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, जो ऑब्जर्वेशन था उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, मतलब कि ये घटना कैसे हुई, क्यों अल्फ़ा पार्टिकल्स पार कर गए इस गोल्ड फॉइल को, ये सारी चीज़ें। तो देखिए रदरफोर्ड ने बोला कि ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो पास हो गए गोल्ड फॉइल से। इसका मतलब कि ये है एटम के अंदर जो काफ़ी हिस्सा है ना वो खाली है, और पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो एटम के ऊपर, पूरे एटम के ऊपर फैला हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर होता तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स यहीं पे रुक जाते, अल्फ़ा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने ये बोला ना कि देखिए मान लीजिए अगर ये गोला, ये क्या है, एटम है। समझ में आई बात? तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जैसा कि थॉमसन ने बोला कि इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फैला है, रदरफोर्ड ने कहा ना, एटम जो ये गोला है ना उसके अंदर ज़्यादातर स्पेस खाली है, इसी वजह से ये कई सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये इसको पार करके ऐसे यहाँ से आगे गुजर गए। बात आई समझ में आपको? बिल्कुल सही उन्होंने कहा, क्योंकि अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस ना होते तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे गुजर ना पाते। समझ में आई बात? अच्छा, फिर इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम का, वो इस पूरे एटम के ऊपर ना फैला होके कहीं किसी छोटी सी जगह में, एकदम छोटी सी जगह में कंसंट्रेट है। समझ में आई बात? जैसे हम मान सकते हैं उसके सेंटर पर। क्यों रदरफोर्ड ने ये किस बेसिस पर कहा? वो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने देखा, देखिए कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ यहाँ पर, कुछ इस जगह पर और कुछ इस जगह पर। ऐसा तब हुआ होगा जब कोई अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के बहुत ही पास से गुजरा होगा, तो देखिए वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल होता है अल्फ़ा पार्टिकल भी। तो जब कोई पॉजिटिव किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बहुत पास से गुजरा होगा तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया होगा। सिमिलरली देखिए कोई अल्फ़ा पार्टिकल अगर यहाँ से गुजरा होगा तो उसका डिफ्लेक्शन इधर हो गया होगा। समझ में आई बात आपको? तो रदरफोर्ड ने इस हिसाब से ये रिजल्ट निकाला कि एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है ना वो किसी छोटी सी एक जगह पे कंसंट्रेट है। समझ में आई बात? और इस पॉजिटिव पार्ट को देखिए, ये जो बीच में छोटा सा पॉजिटिव पार्ट आपको दिख रहा है, इसे उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। इसे उन्होंने क्या बोला? केंद्रक, यानी कि यही एटम का केंद्र है, यही एटम का न्यूक्लियस है। समझ में आई बात? अच्छा, एक और कमाल का देखिए ऑब्जर्वेशन हुआ रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने जब और फर्दर जो थोड़ा सा स्टडी की इसी मॉडल की, ऑब्जर्वेशन की, तो इन्होंने एक कमाल की और चीज़ ये देखी कि लगभग ना बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल, बहुत कम मतलब कि 20,000 में से अगर देखा जाए तो कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल, यानी 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कोई एक ऐसा था
जो कि पूरा का पूरा 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गया था, मतलब गया और लौट के फिर से वापस आ गया। देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ 90 डिग्री से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ सीधे निकल गए हैं, और कुछ का जो डिफ्लेक्शन था वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पर हुआ था। लेकिन 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गया और एज इट इज़ लौट आया, एकदम ऐसे पिछला गियर लगा के। समझ में आई बात? तो रदरफोर्ड ने देखा कि यार ये बड़ा कमाल का ऑब्जर्वेशन है, इसलिए क्योंकि इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एटम के सेंटर पे, ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही रिजिड है। रिजिड मतलब क्या होता है? हार्ड, ठोस, क्योंकि तभी ये अल्फा पार्टिकल इसको पार करके आगे नहीं बढ़ पाया और यू टर्न मार के वापस आ गया। तो न्यूक्लियस, एक और चीज़ इन्होंने क्या बता दी कि काफ़ी रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। समझ में आई बात? तो अब देखिए अपने इस टाइप के एक्सप्लेनेशन के दम पे रदरफोर्ड ने अपने ये एक्सपेरिमेंट जो है उसे पूरा प्रूफ कर लिया और बोला कि जो भी ऑब्जर्वेशन मुझे मिले हैं उसके हिसाब से जो एटम होना है वो कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। अब इस टाइप से मतलब किस टाइप का? रदरफोर्ड ने अब देखिए रिजल्ट्स क्या क्या निकाले अपने एक्सपेरिमेंट के। आपको ये पूरा ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। रिजल्ट देखिए रदरफोर्ड ने क्या क्या निकाले। रिजल्ट की अगर हम बात करें, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कैसा है? खाली है, मतलब कि एम्प्टी है। एक चीज़ तो उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना होके किसी एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेट है, उसी छोटी सी जगह में एकदम छिपा हुआ है। और इस छोटी सी जगह को उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। समझ में आई बात? तो इस छोटी सी जगह का नाम हो गया हमारे लिए न्यूक्लियस। दूसरी बात उन्होंने ये बोली, तीसरी बात, कि ये जो न्यूक्लियस है ये जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और पूरे के पूरा जो एटम है आपका उसका लगभग 99.9% मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब एटम का जो भी मास होता है वो किसके कारण होता है? इसी न्यूक्लियस के कारण होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक, अब बात आई किस चीज़ की? वॉल्यूम की। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि इस न्यूक्लियस के किनारे, इस न्यूक्लियस को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद जो बचा हुआ हमारा हिस्सा होता है ना, जो ये सब आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहते हैं? मेरे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में हाई स्पीड के साथ चक्कर काटते रहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही तेज़ी से चक्कर काटते रहते हैं, जिस तरह से सभी ग्रह यानी प्लैनेट सूर्य के यानी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। एकदम सोलर सिस्टम जैसा होता है, एकदम उसी तरह से इन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया किससे? सोलर सिस्टम से। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, और वो हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड से चक्कर काटते रहते हैं किसका? न्यूक्लियस का। समझ में आ गई बात? तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसके दम पे इन्होंने एक्सप्लेन किया पूरे के पूरे किसको? एटम को। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो हमने बात कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट पार्टिकल बचा कौन? न्यूट्रॉन, जिसका आइडिया आपको मालूम है किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। हमने अपनी सेकंड क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था। न्यूट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये किसका किसका घर है? तो ये घर है मेरे लिए प्रोटॉन्स का और साथ ही में न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं मेरे न्यूक्लियस के अंदर, और इसी वजह से पूरा का पूरा जो मास होता है ना एटम का, वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लेजिबल होता है। अब बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसी की वजह से पूरे एटम का मास होता है। समझ में आई बात? अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है एटम के मास के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की मतलब अगर हम बात करें, तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, ये आपके एटम के वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
यानी कि एटम का जो मास होता है वो तो न्यूक्लियस की वजह से होता है, लेकिन एटम का जो वॉल्यूम होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की वजह से होता है। बात आई आपको समझ में? तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स थे, यही रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की जान है, यही उसकी शान है, यही सारी बातें हैं और यही है हमारा पूरा का पूरा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मतलब अब देखिए, अगर मैं आपको ना एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आखिर में दिखता कैसा होगा, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम हमारे लिए कैसा दिखता होगा, तो बिल्कुल हम यहाँ पे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम ऐसा एक गोला होगा, ठीक है, जिसमें सेंटर पे क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इसके किनारे किनारे पाई जाएंगी ऐसे कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते होंगे। बात आई ना आपको समझ में? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे होंगे। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके कौन कौन रह रहा होगा, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज़ की देखिए हम लोग यहाँ पे लगे हाथ और बात कर लेते, और वो चीज़ होगी क्या, कुछ भी नहीं, सब तो हमने यहाँ पर लगभग देख ही लिया। जो न्यूक्लियस है मेरा, हाँ मैं बात करने वाला था एक्चुअली में रेडियस की। देखिए अभी ध्यान है, अगर हम लोग बोलें कि मतलब इस न्यूक्लियस का साइज़ लगभग कितना होगा, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दम पे ये बताया कि ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर के रेडियस का होता है। मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। और 10⁻⁻15 मीटर आप देख सकते हैं कितनी छोटी वैल्यू आएगी, 0.000000001, कहीं जाके 15-14 टाइम्स के बाद 1 आएगा। मतलब एकदम छोटी वैल्यू, इसी वजह से एटम हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और एटम की अगर हम रेडियस की बात करें, ये तो देखिए हमने न्यूक्लियस की रेडियस मतलब इस डिस्टेंस की बात की, लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें कि रेडियस ऑफ एटम यानी कि RA क्या होती है, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया कि ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। समझ में आ गई बात? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको मिल गई, रेडियस ऑफ एटम भी यहाँ पे आपको मिल गया। आप देख सकते हैं एटम जो है वो न्यूक्लियस से बड़ा है, और इसके कंपैरिजन में मतलब अगर आप यहाँ पे एक रेशियो निकालना चाहें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में रेडियस ऑफ एटम का, तो देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 अपॉन में रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10, यानी कि जब आप फाइनली इसे ऊपर ले जाएंगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में रेडियस ऑफ एटम कितना आया, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -15 + 10 कितना होगा, -5, यानी 10⁻⁻5 यहाँ पे आपके सामने बचा। तो अब देखिए अगर हम बोले यहाँ से कि रेडियस ऑफ एटम जो है इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसे यहाँ भेजेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5 नीचे, ऊपर जाके 5 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁻5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जो एटम है ना वो देखिए न्यूक्लियस से आपका 10⁻5 टाइम्स बड़ा है, 10⁻5 टाइम यानी 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है आपका एटम जो है वो न्यूक्लियस से। तो अब आप न्यूक्लियस के साइज़ का अंदाज़ा लगाइए कि एटम तो हमें दिखता नहीं है, इतना छोटा है, और न्यूक्लियस जो है वो इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, और न्यूक्लियस का साइज़ तो छोड़िए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का साइज़ कितना छोटा होगा जो इसके अंदर रह रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये दुनिया, इसी वजह से एटम वगैरह देखिए इसी छोटे साइज़ के कारण हम देख नहीं पाते। तो ओवरऑल अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। यही था आपका पूरा का पूरा रदरफोर्ड्स मॉडल। ये चाहते थे टेस्ट करना थॉमसन मॉडल को, लेकिन इन्होंने अपना खुद का मॉडल यहाँ पर दे दिया सॉरी। लेकिन आज हम लोग अगर बात करें तो हम रदरफोर्ड्स मॉडल को भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, बिकॉज अभी साइंस उतनी ज़्यादा तो डेवलप हो नहीं पाई थी। अब ये कमियां क्या क्या थी, ये कमियां कौन कौन सी थी और किसने इन कमियों को दूर किया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट आज के अभी इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे ना कि आखिर ये जो रदरफोर्ड्स मॉडल थे इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, मतलब इस रदरफोर्ड्स मॉडल में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये फेल हो गया और आज हम इस मॉडल को भी यूज़ नहीं करते हैं। इस बात में हम अपना थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, गौर फरमाएंगे ज़रा सा यहाँ पर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ
रदरफोर्ड्स मॉडल। देखिए जो मेन ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का वो ये था कि इन भाई साहब ने ये बोला कि एटम जो होगा उसके बीच में ऐसा एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। बात आई समझ में? इन्होंने बोला अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और साथ ही साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। समझ में आ रही ना बात आपको? लेकिन यहाँ पर एक जो बात थी वो ये थी कि रदरफोर्ड ने बोला ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाई वेलोसिटी से चक्कर काटेगा न्यूक्लियस का, मतलब इसकी स्पीड कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। अच्छा, आगे जाके ना आप सर्कुलर मोशन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक? सर्कुलर मोशन में देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, आप क्या पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन अच्छा कैसा होता है ये भी आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आपने सब लोग ने लंगड़ का नाम सुना होगा, जो ऐसे हम पत्थर बांधते थे धागे में, फिर उसको ऐसे ऐसे बचपन में नचाते थे, लड़ाइयाँ वगैरह भी हमने खूब से की है, कितनों के सिर वगैरह भी फोड़े हैं ये। तो देखिए अगर आप एक रस्सी यानी धागे के एक सिरे से पत्थर को बांध के उसको ऐसे ऐसे नचाएं तो ये देखिए एक गोले के फॉर्म में घूमता है ना यहाँ से, और उस गोले का सेंटर क्या है? जहाँ से आपने धागे को पकड़ रखा है इसी के रेडियस के अबाउट वो घूमता रहता है। तो ये है सर्कुलर मोशन, मीन्स किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करते रहना। तो सर्कुलर मोशन देखिए जब भी होता है किसी पार्टिकल का, जैसे मैं बोल दूँ ये कोई पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस फिक्स पॉइंट यानी इसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये आपका चक्कर काट रहा है। तो अब देखिए होगा क्या ना, ये इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर काटेगा तो एवरी टर्न इसके पास वेलोसिटी तो होगी, हाई वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है, और लेकिन उस वेलोसिटी के साथ साथ एक्सीलरेशन भी होगा। बात आई ना समझ में? एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी तो होगी इसके पास और साथ ही साथ में एक्सीलरेशन भी होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है ये आप सभी काइनेमैटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए एक साइंटिस्ट है ना मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट कौन थे? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये बोला कि भाई साहब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन हमारे लिए देखिए क्या एक चार्ज पार्टिकल, इन्होंने रदरफोर्ड से कहा कि भाई साहब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है यानी किसी चार्ज पार्टिकल के पास जब भी एक्सिलरेशन होता है तो ये अपने मोशन के दौरान, मतलब जब भी ये चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो अपने मोशन के दौरान एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक? मतलब कुल मिला जुला के अपनी जो एनर्जी है खुद की वो रिलीज करते जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे किनारे सर्कुलरली मूव कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन में है और हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, बिल्कुल करेगा। समझ गए ना आप? तो अगर देखिए ये है यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और ये कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर मोशन में है और अपनी एनर्जी रिलीज करते जा रहा है, तो देखिए एक टाइम होगा अभी इसकी रेडियस इतनी है जिस पर ये मूव कर रहा है, जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये अपना रास्ता थोड़ा सा और छोटा करेगा, मतलब अब इस पाथ पे मूव करेगा, और एनर्जी कम हुई तो इतना छोटा कर लेगा, मूव करेगा, और एनर्जी कम हुई तो इतना छोटा पाथ अपना कर लेगा। मतलब जो मोशन होगा देखिए किस तरह का, पहले इतने बड़े पाथ पे चक्कर काट रहा था, फिर अपने पाथ को और छोटा उसने किया, फिर और छोटा किया, फिर और छोटा किया, और ऐसे छोटा छोटा करते 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 एक टाइम फाइनली ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो फॉलोड पाथ होगा वो आपको देखिए कैसा दिख रहा है, स्पाइरल जैसा दिख रहा है ना। तो रदरफोर्ड ने तो ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के किनारे ऐसे सर्कुलरली मूव करेगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो भी थ्योरीज उन्होंने दी कि हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि वो तो स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा, अपनी एनर्जी रेडिएट करते जाएगा, एनर्जी कम होगी तो अपने पाथ को छोटा करेगा। समझ में आई बात? इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया न्यूक्लियस के अंदर तब तो एटम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम की तो अब कोई एग्जिस्टेंस बची ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे रखे रखे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है। समझ में आ गई ना बात? तो इसका मतलब ज़रूर रदरफोर्ड से कहीं कुछ ना कुछ गलती
हुई है। तो ये जो कारण था कि रदरफोर्ड ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये बना रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर का कारण। मतलब कि ये भाई साहब भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यही स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो था ना, ये इनके एटॉमिक मॉडल के फेलियर का कारण बना। बात आ गई समझ में? तो अब देखिए, आप इतना जान चुके हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल कैसा दिखता था, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम, और क्यों फेल हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल। सारी चीज़ें हमने समझ ली। किसने फेल किया इसे? मैक्सवेल ने। और ये अगर फेल हुआ तो अब इसके बाद कौन सा मॉडल आया एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, ये अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा एक्सपेरिमेंट में से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर एक्सपेरिमेंट आया ना तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर आपसे एक बड़े नंबर का क्वेश्चन बन के पूछा जाएगा, और इससे छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स है ना वो भी पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, कि जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों यूज़ की गई, लेड स्लेट हमने क्यों यूज़ की, ऐसी और कई सारी चीज़ें। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। स्टिल अगर कोई डाउट आपको बचता है, पूरी कोशिश मैं करता हूँ कि ना बचे, बट अगर फिर भी कहीं आपका ध्यान भटक गया हो, कोई डाउट अगर आपको बचे, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। आप एकदम फ्री हैं कमेंट करने के लिए। टिल देन रिवीजन आपको करते रहना है। मिलेंगे हम लोग अपने अपने लेक्चर में। बाय।